Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे some of the processes of creative thinking. Chapter number 8 thinking हम डिस्कस कर रहे थे and in our last lectures we were discussing about creative thinking. यानी क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, उसका क्या नेचर होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. आई होप सो आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब इसी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विद इन क्रिएटिव थिंकिंग, दैट इज प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. हमने ये तो देखा कि क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है, उसके क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. साथ ही साथ में क्रिएटिव थिंकिंग के दो टाइप्स होते हैं, लाइक वन इज कन्वर्जेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट. ये क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हमको न्यू आइडियाज या ओरिजिनल आइडियाज को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि जब भी आप सोच रहे होते हो तो कुछ एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमेशा हम थिंक कर रहे होते हैं. इट इज नॉट समथिंग अ वेग कंसेप्ट. ओके, सो in recent years, more and more attention has been given to the way the human mind operates. अभी के कुछ टाइम में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें इस एक चीज़ पर फोकस किया गया है कि एक ह्यूमन का जो माइंड होता है वो ऑपरेट कैसे करता है. लाइक व्हाट यू ऑल हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ह्यूमन माइंड. ओके, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ह्यूमन माइंड क्या होता है ना. अब ह्यूमन माइंड के अंदर क्या क्या सारी चीजें होती हैं. सो ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस. नाउ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोराइजिंग एंड मेनी मोर. तो ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं और ह्यूमन माइंड इन सब में ही रिवॉल्व अराउंड जो है, मतलब घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है. फाइन. अब कुछ जो रिसर्चेस हो रही हैं वो किस एक चीज़ को ले रही हैं, मतलब लेकर हो रही हैं कि ह्यूमन माइंड ऑपरेट कैसे करता है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है. हम ये तो जानते हैं कि हमारे माइंड के अंदर लर्निंग होती है, मेमोराइजिंग होती है, हम सोचते हैं, है ना, थिंक करते हैं. दैट ऑल बिलोंग्स टू ह्यूमन माइंड ओनली. बट एग्जैक्टली हाउ ह्यूमन माइंड ऑपरेट, अगर ये भी हम बात कर रहे हैं कि रिसर्चर्स इस चीज़ के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, अटेंशन कर रहे हैं कि ह्यूमन माइंड ऑपरेट कैसे होता है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि रिसर्चर्स ने सोचा ही होगा इस बारे में, है ना. मतलब पहले थिंकिंग हुई होगी, फिर हमने इस एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के बारे में सोचा होगा. सो थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस. अब ये जो थिंकिंग हमारे माइंड के अंदर होती भी है, सो ये किस तरह से ऑपरेट करती है. ओके, इसमें भी प्रोसेसेस होते हैं एंड स्पेशली क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर. तो जो रिसर्चेस हुई उसमें एक चीज क्लियर हो गई, दैट थिंकिंग ऑफ न्यू एंड अनयूजुअल आइडियाज इन्वॉल्व मोर देन अ फ्लैश ऑफ इनसाइट. सोचते हम सब है ना, थिंकिंग हम सबके अंदर होती है, 24/7 होती है. हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अभी खाना खाऊं, अभी सो जाऊं, अभी लाइफ में क्या करूं, कौन सी जॉब ऑप्ट करूं, शादी कब करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. छोटे मोटी चीज़ों से लेके डे टू डे एक्टिविटीज़ से लेके अपनी पूरी लाइफ तक की सारी चीज़ों के बारे में हम हमेशा थिंकिंग करते हैं. और जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ऑब्वियसली कोई न्यू आइडिया इवॉल्व करता है. बट जब आप जनरली थिंकिंग कर रहे होते हो, नॉर्मली चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो, नथिंग क्रिएटिव, फाइन, तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, आइडियाज आते हैं, आप उसके ऊपर वर्क करते हो, दैट इज समथिंग फ्रॉम थिंकिंग. बट क्रिएटिव थिंकिंग को लेके ये एक चीज़ कही गई कि जो न्यू एंड अनयूजुअल आइडियाज होते हैं, या हम इसको सिर्फ एक वर्ड में कहें, जो ओरिजिनल आइडियाज होते हैं. ओरिजिनल आइडियाज का कंसेप्ट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है ना, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर, कि ओरिजिनल आइडियाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं. तो जो न्यू अनयूजुअल आइडियाज हैं, पहले कभी जिसके बारे में सोचा नहीं गया, जिसको कभी हम मतलब जिसको कभी हमने यूज नहीं किया, कुछ इस तरीके का एक न्यू आइडिया जो है इवॉल्व होता है, तो वो कभी भी फ्लैश ऑफ इनसाइट की वजह से नहीं होता. मतलब कि इट इज मोर देन अ फ्लैश ऑफ इनसाइट. फ्लैश ऑफ इनसाइट का मतलब ये होता है कि इट्स लाइक होता है ना कि हमारे अंतरात्मा से आवाज आई और फिर हमने सोचा हम ये काम कर लेते हैं. तो इट इज नॉट समथिंग कि बस आपके अंदर से एकदम से आपकी अंतरात्मा जाग गई और कोई नया थॉट आपके मन में आ गया एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग. ऐसा नहीं होता.
देयर आर स्टेजेस बिफोर एंड आफ्टर द न्यू आइडियाज कम। मतलब देखो, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है बेसिकली, इट इज अबाउट ओरिजिनल आइडिया। और ओरिजिनल आइडिया क्या होता है कि जब भी आप थिंकिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया आता है, आप कुछ ऐसा सोचते हो जो शायद पहले कभी ना सोचा गया हो, जिसके बारे में कभी पहले किसी ने ऐसा काम ही ना किया हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आज रोबोट्स यूज करते हैं, है ना, बहुत सारे वर्क में, बहुत सारी फील्ड्स में आज के टाइम में रोबोट्स यूज किए जाते हैं, रोबोटिक्स वगैरह आप जानते होंगे, तो कोई ना कोई तो होगा ना जिसके मन में ये आइडिया आया होगा, तब हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सो दैट इज समथिंग द क्रिएटिव थिंकिंग। उस व्यक्ति की, उस पर्सन की वो क्रिएटिव थिंकिंग थी जिसकी वजह से आज हम रोबोट्स को यूज करते हैं। फाइन, सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि देयर इज समवन, मतलब वो होता है ना कि आज आप एक पेड़ के नीचे बैठे और फिर एकदम से आपके मन में कुछ हुआ, एकदम से आपकी आत्मा जाग गई और आपको जो है कोई न्यू आइडिया आ गया और बस आपने क्रिएटिव थिंकिंग कर दी। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि आपका इंसाइट एकदम से जो है फ्लैश होता है, ठीक है, एकदम से जो है आपके बिल्कुल दिमाग पर रोशनी पड़ती है, कुछ एक नया आइडिया आपको दिखता है, आप उस आइडिया को दे देते हो एंड दैट बिकम समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग। देयर इज अ प्रोसेस। इस एक चीज के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है कि एक आइडिया आए, है ना, कोई एक आइडिया हमारे माइंड में आता है और थिंकिंग, ओके। सो जब भी आप सोच रहे होते हो और जब आप किसी, मतलब जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, सोचते 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 आपके पास में कुछ एक ऐसा आइडिया आ जाता है, कुछ ऐसी चीज आपको समझ में आ जाती है कि दैट इज समथिंग न्यू आइडिया, समथिंग ओरिजिनल, है ना। ये कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं बताओ? जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था क्रिएटिव थिंकिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, लाइक व्हाट इज फ्लुएंसी, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, एलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, नहीं तो ना ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखना है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि लाइक फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो कोई एक ओरिजिनल आइडिया आप प्रोड्यूस कर पाओगे और वो ओरिजिनल आइडिया जो होगा उसके अंदर अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या एक चीज कही जा रही है कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव सोचते हो, जब भी कोई एक न्यू आइडिया आपको आता है, आपके माइंड के अंदर आता है, सो दैट इज मोर देन अ फ्लैश ऑफ इनसाइट, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एकदम से आपके अंदर आत्मा जागी और कोई नया आइडिया आपको आ गया। क्लियर? इस एक पूरे चीज के बीच में एक प्रोसेस होता है, लाइक यू आर थिंकिंग एंड अ न्यू आइडिया इवॉल्व्स अप। सो इट इज नॉट जस्ट लाइक कि थिंकिंग हुई और एक नया आइडिया आ गया। इसके बीच में ना प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होती हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, एक एक प्रोसेस के थ्रू, एक एक प्रोसीजर के थ्रू अपने उस क्रिएटिव आइडिया को इवॉल्व कर पाते हैं, दैट इज द ओरिजिनल आइडिया। क्लियर? तो किस तरह की स्टेप्स होंगी हमारी, कि ये आप थिंकिंग कर रहे हो एंड एक स्टेप, दूसरी स्टेप, ऐसे करके प्रोसेसेस होंगे और उन प्रोसेसेस के थ्रू आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होगी और फिर क्या होगा, एक ओरिजिनल या एक न्यू आइडिया जो है वो इवॉल्व करेगा। और ये जो ओरिजिनल और न्यू आइडियाज होते हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर दी क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? इतने में तो कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे इन स्टेप्स की, इन प्रोसीजर्स की, कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल हमारे इस लेक्चर के अंदर। क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, अब आया समझ में कि किन चीज़ों की बात हो रही है। सो दिस इज द प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इतनी चीज़ों को याद रखना है तो ही आप आगे का समझ पाओगे, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी, कुछ ऐसे टर्म्स आते जाएंगे जिसके मीनिंग को आपको समझना है, तो वो तभी समझ पाओगे जब आपने पिछला पढ़ के रखा हुआ है अच्छे से। ओके, सो the starting point in creative process is the need to think or bring out something new which initiates the effort. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक गोल है, ठीक है, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ा होता है ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम
और हर एक प्रॉब्लम का एक गोल होता है, ओके? और उस प्रॉब्लम के गोल तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। आप सॉल्यूशन कब ढूंढ पाते हो? जब आप थिंकिंग करते हो, है ना? जब आप सोचते हो तभी तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। तो जब भी कोई क्रिएटिव थिंकिंग करता है तो कैसे स्टार्ट होती है वो? तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप एटलीस्ट कुछ स्टेप तो लो, आप कुछ एफर्ट तो दिखाओ उसको सोचने के को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, ठीक है? एक दिन बैठे हुए थे और ऐसे ही मन में ख्याल आया कि यार कौन सी जॉब मुझे करना चाहिए, कौन सी जॉब मेरे लिए ज़्यादा सूटेड रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो ये आपने एक तरह मतलब आपने थोड़ा सा ही सोचा तो ज़रूर इसके बारे में। दैट मीन्स यू इनिशिएटेड द एफर्ट, ओके? आपने सबसे पहली चीज़ क्या की? एटलीस्ट इनिशिएट तो किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी क्रिएटिव थिंकिंग, कोई न्यू आइडिया चाहते हो, जनरेट हो, कुछ क्रिएटिव हो, तो उसमें पहला प्रोसेस ही होता है कि आपको एटलीस्ट थिंक करना होगा, समथिंग न्यू, समथिंग विच इनिशिएट्स द एफर्ट। एक इनिशिएट तो करने होगा, शुरुआत तो करनी होगी, ओके? नॉट एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस नीड। हर एक पर्सन को जरूरत नहीं होती है, कुछ लोग बहुत कम में भी ओके होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब की बात करें, आप मान लो आपके पास में 10 लोग हैं, आप इनमें से पूछोगे तो इनमें से मतलब आपकी एज के ना सही, बट अगर आप दूसरी और भी जो शायद मे भी आज ग्रेजुएट्स वगैरह भी हो गए होंगे, आप उनसे पूछोगे तो वो लोग क्या होता है, सेटल्ड होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में कि यार हमको तो किसी कंपनी में कोई जॉब मिली जाएगी, हमको तो ये वाली गवर्नमेंट जॉब मिली जाएगी, हम तो इसके लिए कर ही रहे हैं, ये तो हमारे साथ में हो ही जाएगा। लाइक दे आर सेटल्ड, है ना? कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोड क्या लेना, ओके? हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, ओके? सो हर एक पर्सन को ज़रूरत नहीं है इस एफर्ट को इनिशिएट करने की, बट देयर आर सम, है ना? कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू सॉल्यूशन चाहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, है ना? जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उनके लिए एफर्ट इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The need for search of new idea and solution arises from sensing problems and gaps in information. तो जब भी आप किसी न्यू आइडिया, किसी न्यू सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहते हो, या सोचने के बारे में भी अगर आप सोच रहे होते हो कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूं, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम और गैप इन दी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका प्री डिसाइडेड होगा कि मुझे तो इस जॉब में जाना है और मेरे लिए यही सूटेबल है, मैं उसको लेके ज़्यादा नहीं सोचता, ज़्यादा लोड नहीं लेता। नाउ यहाँ पर आप हो, लेकिन आपका ऐसा है कि नहीं यार कुछ लाइफ में करो तो क्रिएटिव करो, है ना? छोटा मोटा क्या करना, आप ऐसा कुछ सोचते हो। तो आपने ये देखा कि मुझे चाहिए बढ़िया सी जॉब, बहुत बढ़िया सी जॉब मुझे चाहिए है, मैं थोड़े में सेटल नहीं हो सकता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और अब जब आप थिंकिंग करोगे, इनिशिएट आपने कर दिया है ना, फर्स्ट स्टेप आपने कर ली है, दैट इज इनिशिएट करना। ये आपने सोच लिया कि मुझे कुछ तो भी अलग करना है, कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू आइडिया मुझे चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कौन सा जॉब मेरे लिए बेस्ट है, प्रॉब्लम ये है, ओके? और फिर आप सोचोगे उसके बारे में, है ना? आपके पास में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको कलेक्ट करोगे, ओके? जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी, जैसे सपोज दिस इज इन्फॉर्मेशन 1, इन्फॉर्मेशन 2, इन्फॉर्मेशन 3, इन्फॉर्मेशन 4, जितना भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी सारी चीज़ें, जितना भी पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है, आप उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करोगे, है ना? और फिर उसके बारे में आप सोचोगे। तो पहली स्टेप है इनिशिएट करना, कि भाई पता तो हो करने क्या जा रहे हैं, है ना? जैसे जब हमने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, है ना? अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, आप उसका कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? तो सेम वे में आप कोई न्यू आइडिया, कुछ न्यू सॉल्यूशन इवॉल्व करना चाहते हो, सो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्ट क्या चीज़ है, एग्जैक्ट हो क्या रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी चीज़ को लेके कुछ सोचना, कुछ करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ उसको आपको कलेक्ट करना चाहिए। गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बेसिक बेसिक, बिल्कुल आराम आराम से चलना, है ना? बहुत एकदम जल्दबाजी में नहीं कि सब कुछ एक साथ में समझ में आ जाए, आराम आराम से चलो, सारा लास्ट तक सब क्लियर होगा, ओके? सो ये यहाँ तक क्लियर है ना कि फर्स्ट जो प्रोसेस है, जो पहली स्टेप होगी, दैट इज इनिशिएट द एफर्ट, ओके?
ये मैंने सिर्फ इनिशिएट लिखा है यहाँ पर, आप पूरा लिखना है इसको, ठीक है, इनिशिएट द एफर्ट। फाइन, नाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस विद द प्रिपरेशन स्टेज that requires one to understand the task or the problem in hand, analyze the problem, become aware of the background facts and related information। अब देखो, जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग करने जा रहे हो या कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, देखो हमको नहीं पता होता कि हम क्रिएटिव थिंकिंग करने जा रहे हैं, बट क्योंकि हम एक ऐसे कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको पूरे प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। लाइक अगर हम बात करें रोबोटिक्स वाला, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आज हम रोबोट्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं और मतलब उनकी एक अलग से बहुत ज़्यादा जो है डिमांड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें है ना, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ईजी हो गई ये वो। तो जिसने भी उस एक आइडिया के बारे में सोचा होगा उसको नहीं पता था कि उसका आइडिया इतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसको तो पता ही नहीं था कि सक्सेस होगा या फेलर होगा, है ना, उसने जस्ट स्टार्ट कर दिया सोचना। तो जब आप भी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले होते हो तो उसमें क्या स्टेप्स होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो बाद में फाइनलाइज होगा कि वो आपका आइडिया क्रिएटिव था या नहीं था। ओके, सो पहला आपको इनिशिएट करना है एफर्ट को प्रोसेस में। अब अगर हम बात करें स्टेज की, तो सबसे पहले होती है प्रेपरेशन स्टेज। प्रेपरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, आपको समझना है कि टास्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको पता करना है। जैसे मैंने आपको जॉब के बारे में बताया, तो आपको अपनी प्रॉब्लम समझना है कि जॉब को लेके मेरे पास में प्रॉब्लम है कि मैं अब क्या जॉब करूं या मैं कौन सी फील्ड में जॉब को जो है जॉब सर्च करूं एक्सेट्रा। ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा एग्जैक्टली अच्छे से कि मेरा इंटरेस्ट एरिया कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना। अब प्रॉब्लम शायद इसलिए आ रही है कि आपको जॉब मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में बट आप जाना चाहते हो पब्लिक सेक्टर में, है ना, हो सकता है ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम के क्या क्या कारण होते हैं उन सारी चीज़ों को भी आपको जानना होता है। तो जब आप अच्छे से पूरा प्रिपरेशन कर लेते हो, जब आप सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हो, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। क्लियर? तो पहला क्या हो गया, प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज क्लियर? यह है यहां तक समझ में कि जब प्रोसेस जो उसमें होगा तो पहला है प्रिपरेशन स्टेज, इनिशिएट द एफर्ट, प्रिपरेशन स्टेज, रिलेट करते हुए पढ़ना, ठीक है, सारी चीजों को। नाउ द प्रोसेस इवोक्स क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट टू थिंक मोर एंड मोर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो अब हम ना नॉर्मल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपने टास्क के एक आध सॉल्यूशन ढूंढा या किसी प्रॉब्लम का एक आध सॉल्यूशन ढूंढा और आपने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। जितना ज़्यादा आप इस प्रोसेस के अंदर खुद से इन्वॉल्व होते हो, जितना ज़्यादा आप क्यूरियस होते हो, जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है कि और क्या हो सकता है, और कितना बेटर वे उसके अंदर जो है हो सकता है, और मैं क्या इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट लीड्स यू टुवर्ड्स क्रिएटिव थिंकिंग। The person tries to look at the task or the problem from different angles and viewpoints. Like आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन में आप बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो, ओपन माइंडेड थिंकिंग। समझते हो ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो जब आप बिल्कुल ओपनली सोचते हो, है ना, कि मेरे पास में इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो अब कुछ लोग को पता है कि यार हम ना जॉब करने के लिए फॉरेन नहीं जा सकते। फॉरेन क्या, हम हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं छोड़ सकते, हमको घर में ही रह के जॉब करना है। सो वो ना उस चीज़ में क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है, उस चीज़ में बंद गए कि अब मुझे इतने में ही करना है तो मुझे उतने में ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा। देयर इज समवन जिसके पास में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। उसको पता है वो फॉरेन में भी जाके जॉब कर सकता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकता है, वो दूसरे स्टेट में जाके भी जॉब कर सकता है, इंडिया में रह के, इंडिया के बाहर जाके कहीं भी वो जॉब कर सकता है, किसी भी फील्ड में कर सकता है। उसको बस उसमें से बेस्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके पास में क्या होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अब वो डाइवर्जेंटली थिंक कर सकता है कि मेरे पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं इनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकता हूँ। ओके, सो जब आप बिल्कुल क्यूरियस होके और बहुत ही ज़्यादा उसमें बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में सोचते हो, डाइवर्जेंट जब आप सोचते हो, दैट समवॉट लीड्स टू यू क्रिएटिव टुवर्ड्स क्रिएटिव थिंकिंग। So here divergent thinking abilities discussed earlier play their role to help one extend in new directions. Coming back to the process, अब वापस से प्रोसेस के ऊपर आ जाए। ये हमने पहली स्टेज की बात करी थी कि एक तो देखो पहला प्रोसेस है कि आपको एक स्टार्ट तो करना ही होगा, है ना, एक इनिशिएट करना होगा आपको एफर्ट को। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस,
फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रिपरेशन। ओके, कि आप एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहो, आप एटलीस्ट सोचो तो क्या क्या सारी चीजें हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एनालाइज करो प्रॉब्लम्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वापस अपने प्रोसेस पर आए। सो व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू जनरेट ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड ट्राइंग टू व्यू द प्रॉब्लम और टास्क फ्रॉम एन अनयूजुअल पर्सपेक्टिव, देयर मे बी अ फीलिंग ऑफ गेटिंग स्ट्रक। अब देखो, एक चीज होती है कि जब आप जो है ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हो, जब आप न्यू मतलब किसी न्यू आइडिया को इवॉल्व करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम को आप डिफरेंट एंगल्स से जब देखते हो, अनयूजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो बहुत बार हम जो है उस गेटिंग ऑफ स्टक में, मतलब हम जो है फीलिंग्स में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार हम जो भी जो है ना, मतलब उन्हीं चीज़ों में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, उतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं दैट टेक्स यू टुवर्ड्स इंक्यूबेशन। नाउ व्हाट इज इंक्यूबेशन? One may even get disgusted with a failure and may leave the problem or the task for some time. जैसे मान लो आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके ऊपर बिल्कुल आप डाइवर्जेंटली सोच सकते हो, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत बार हम उन्हीं में आपस में उलझ के फंस जाते हैं। ठीक है, और बहुत बार हमारे मन में ये चीज़ें भी आने लग जाती हैं कि यार हमारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, तो क्या पता हम इस बार भी फेल हो गए तो, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सारी, मतलब जब आप क्या करते हो, जब आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो रहती छोटी सी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से रिलेटेड एक गोल होता है, और हमेशा प्रॉब्लम और गोल के बीच में एक चीज होती है, दैट इज सॉल्यूशन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हो, यू आर लाइक कि अरे सब बुरा मेरे साथ में ही होता है, मेरे साथ तो दुनिया भर का बुरा होता है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, मेरी तो लाइफ में हमेशा फेलियर्स ही फेलियर्स रहे हैं, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर ये वाले थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो आप किसी काम को करने से पहले आप उसको छोड़ देते हो, लीव, है ना, मतलब बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम को छोड़ देते हो, अरे छोड़ दो, जाने दो, जो चल रहा है देखेंगे। दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। इसे इंक्यूबेशन स्टेज कहा जाता है, जहां पर आप ट्राई तो करते हो, इनिशिएट तो करते हो, लेकिन आप उन्हीं चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाते हो कि आप फाइनली उस चीज को छोड़ ही देते हो कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें हम यहाँ पर, कि आपने किसी चीज़ की पढ़ाई करना स्टार्ट किया, यू डिसाइडेड कि मैं जो है यूपीएससी क्लियर करूँगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो यूपीएससी में क्लियर करूंगा, वी नो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, है ना, ओवर इन द वर्ल्ड। सो अब सोच तो लिया था, देख लिया था यूपीएससी कैसे होता है, सिलेबस देख लिया था, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, सब कुछ देख लिया था, यानी प्रिपरेशन स्टेज पर हम आ चुके थे। बट जब हमने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा डेटा, इतना सारी चीज़ें पढ़ना होता है, तो हम उन्हीं में आपस में उलझ गए और हमने कहा भैया हमारे बस की नहीं है, वैसे ही जीवन में बहुत फेलियर मिले, यहाँ भी मिल जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये कौन सी होती है? ये होती है इंक्यूबेशन की स्टेज, कि आपने टास्क को कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ दिया होता है। तो बहुत बार ये चीज़ भी आती है। नाउ रिसर्च शोज दैट क्रिएटिव आइडियाज में नॉट occur immediately during incubation when the individual is not consciously thinking about the problem but seeking relaxation from the conscious effort। मतलब ये एक चीज बोल रहे हैं कि जैसे एक देखो, आपने एफर्ट को इनिशिएट किया है ना, आपने क्या किया, एटलीस्ट यू हैव इनिशिएटेड द एफर्ट कि मुझे कुछ ना कुछ जो है अलग सा करना है, आपने उसका प्रेपरेशन करने स्टार्ट किया। मैं देखो यहाँ पर आपको प्रोसेस और स्टेजेस को थोड़ा सा रिलेट करके बता रही हूँ, अभी बाद में हम उसको अलग अलग समझेंगे। Then comes the stage of incubation. इंक्यूबेशन स्टेज के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने मैं जॉब का एग्जांपल लेके चलूं, आपने जॉब करने के बारे में सोचा, आपने सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में देखा, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज थी कि आप कंफ्यूज हो गए। आपने कहा यार इतना सारा पॉसिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकती, यहाँ तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो आपने उस आइडिया को ही सोचा कि ड्रॉप कर देता हूँ, उस टास्क को करने से पहले आपने उसको छोड़ने के बारे में सोच लिया। अब यहाँ पर जो रिसर्च कंडक्ट की गई, जैसे जो भी प्रोसेसेस होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर, उसके ऊपर रिसर्च हुई है ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वेरियस रिसर्च हैव बीन कंडक्टेड इन दी रीसेंट टाइम्स रिलेटेड टू द प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो रिसर्च में ये पाया गया कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम
अनकॉन्शियस माइंड की सुन रहे होते हैं और कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगा रहे होते हैं। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। हम बोलते हैं ना ये चीज़ कि एक आपका कॉन्शियस माइंड है, एक आपका अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस मतलब कि आप सारी चीज़ों को सोचते हुए समझते हुए बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि ऐसे जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था समझते हो कि जब आप बिल्कुल जागे हुए हो, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है। अनकॉन्शियस की आपको पता नहीं था और वो चीज़ बट आपके साथ में हो रही कुछ इस तरीके से, है ना। तो जब आप कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो या आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन पे चला गया है और आप अनकॉन्शियसली सोच रहे हो। अनकॉन्शियसली कैसे सोच रहे हो? तो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि किसी ने सोचा मैं यूपीएससी करता हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लिया, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, बट पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गया, ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग गए और मतलब आप सही चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप उल्टी पुल्टी चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या किया, इंक्यूबेशन स्टेज आ गई। और जब इंक्यूबेशन स्टेज आती है तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन पे चला जाता है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अपना काम करने लग जाता है। They may occur or strike when a person is doing something else. For example, going to sleep, waking up, taking a bath or just walking along. ये एक चीज़ कब होती है? जैसे जब आप सोने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, ठीक है, फ्रेश माइंड था, यूपीएससी का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हो, ओके। आप सुबह उठे, फ्रेश माइंड था, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म भी था कि यार मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, मुझे पढ़ना है। आपने स्टार्ट किया। आपने कभी यूपीएससी के बारे में देखा, सुना, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे ये बताओ। मतलब अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, आप में से भी ऐसे बहुत होंगे जो करना चाह रहे होंगे। बट एक जनरल मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा खासा सिलेबस होता है ना, और बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल्स चल रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो आप सुबह उठे, आपने कहा यार मैं क्या क्या पढूं, कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, लाइक करंट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो अब 4-5 घंटे इसी में चले गए, 1-2 तो सोचने में चले गए कौन सा पढूं, क्या नहीं पढूं। फिर उसके बाद में कोई सा फाइनली चूज़ कर भी लिया, फिर उसको पढ़ने बैठे, आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया, नोट्स वोट्स भी नहीं बना पाए, वो वैसे ही थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया। कोई सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में सोचा, सब्जेक्ट को पढ़ाई लिखाई करी, नींद आ गई, बीच में सो लिए, ये कुछ हो गया, बट स्टिल थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही थी। तो आपने देखा कि पूरे दिन में से, पूरा दिन आपका जब हो जाता है, आप जब सोने के लिए जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि अरे यार पूरे दिन में से मैं कितना ज़्यादा कंफ्यूज रहा, मैं कितने ज़्यादा सोचता रहा, मैंने पढ़ा तो कितना नहीं। आप पता है क्या करते हो, आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो कि मैंने क्या नहीं किया, क्या किया, उस एक चीज़ को छोड़ दिया कि हाँ मैंने थोड़ा तो पढ़ा, एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव किया मैंने। हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमने नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना वो काम करने लगता है, और कॉन्शियस माइंड रिलैक्सेशन पे, उसने पढ़ लिख लिया, अभी वो थोड़ा शांत है, ओके। तो कहीं ना कहीं जब वो अनकॉन्शियस माइंड आपका आ जाता है ना, जब आप सो रहे होते हो, जब आप जो है मतलब ऐसे ही घूम रहे होते हो, वॉक वगैरह कर रहे होते हो, तो बहुत बार वो अनकॉन्शियस माइंड आने लग जाता है, ओके। और उस अनकॉन्शियस माइंड की वजह से उस एक इंक्यूबेशन स्टेज जो है वो आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर हम टास्क को करने से पहले ही छोड़ने के बारे में सोचने लग जाते हैं। Followed by incubation is the stage of illumination. Incubation के बाद में आती है स्टेज illumination की। Now what is illumination stage? इल्यूमिनेशन स्टेज के अंदर क्या एक चीज़ होती है, इंक्यूबेशन हो गया है ना कि आपने सोच रहे थे आप कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ इसको, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे आइडियाज़ आपके मन में आ रहे थे। स्टार्ट आपने कर दिया था, है ना, आपने पूरी प्रॉब्लम्स को भी देख लिया था। जैसे मैंने आपको यहाँ पर जॉब का एग्जाम्पल दिया, तो आपके जॉब में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो आपने पूरा देख लिया, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में है वो आपने देख लिया, उनमें से क्या आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, सब आपने देख लिया था। बट पता नहीं कब तो भी एक इंक्यूबेशन स्टेज आ गई कि यार पता नहीं मैं सक्सेसफुल रहूंगा भी या नहीं रहूंगा, मैं क्या करूं, इसमें क्या नहीं करूं, ये भी जो है दिमाग में चल रही है ये सारी बातें, तो वो इंक्यूबेशन स्टेज आ गई। इंक्यूबेशन के बाद में आती है इल्यूमिनेशन, दैट इज समथिंग लाइक और आई हैव फाउंड इट एक्सपीरियंस, है ना, कि अरे वाह मज़ा आ गया, मेरे को तो पता चल गया, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया। कैसे? द मोमेंट वी नॉर्मली एसोसिएट विद इमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, there usually is a feeling of excitement, even satisfaction of having found a creative idea. तो इसमें ये बताया गया है कि बहुत बार इंक्यूबेशन आता है। इंक्यूबेशन क्या होता है आपका, बेसिकली दैट इज समथिंग डिस्गस्टेड विद द फेलियर, कि हमको ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो हम बहुत बार ऐसे सोच लेते हैं कि इस टास्क को छोड़ देते हैं, इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं।
बट वो जब वापस से आपका कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिसर्च वगैरह कर रखी थी सारी चीज़ों को लेके कि मुझे कैसे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ये अभी आपका पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, किसी भी चीज़ को लेके, जॉब का ही आप एग्जाम्पल ले लो, तो क्योंकि आपने इतना ज़्यादा रिसर्च अपने फील्ड वगैरह में कर रखा था, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया तो आपको था ही, तो आपने थोड़ा उसके बारे में और करने की कोशिश करी, और अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड साथ में चल ही रहे थे, एंड सडनली हैपन समथिंग कि आपके मन में कुछ एक ग्रेट आइडिया आ जाता है, यू आर लाइक कि ओ हाँ ये मेरे लिए बेस्ट होगा, मैं इसको लेके जो है ऑप्ट करता हूँ, या इस एक चीज़ को लेके मुझे ट्राई करना चाहिए। सो सडनली एक जो न्यू आइडिया, एक क्रिएटिव आइडिया जब आपको पता लग जाता है, दैट इज नोन एज द स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन का स्टेज। Last is the stage of verification, when the worth or appropriateness of ideas or solutions are tested and judged. Here, convergent thinking plays its role in selecting the appropriate idea or solution that works. Last कौन सी stage हो गई? Verification stage. Now what happens in the verification stage? इसके अंदर क्या एक चीज़ होती है? ये last step है, ठीक है? तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपने थिंकिंग करना स्टार्ट किया, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी टास्क था उसको पूरा आपने एनालाइज किया, प्रिपरेशन स्टेज दैट इज वी आर सेइंग। इसके बाद में आपने अच्छे से प्रिपेयर वगैरह सारा सब कुछ आप कर ही रहे थे, अच्छे से आपने सारी चीज़ों के बारे में पता कर लिया था, लाइक 70% यू वर प्रिपेयर्ड, बट सडनली ऐसा कुछ एक स्टेज आ जाता है कि आपको कभी कभी लगता है यार पता नहीं होगा नहीं होगा, सो वो एक इंक्यूबेशन स्टेज आने लग जाता है, बट स्टिल प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। थोड़े टाइम के लिए इंक्यूबेशन आता है, बट फिर से आप अपना काम करने लग जाते हो। करते 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 एक दिन एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर एक न्यू आइडिया आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग, या यही मेरे लिए सही था, मुझे इसी एक प्रोसीजर के थ्रू चलना चाहिए था, मुझे यही एक काम करना चाहिए था, मुझे इसी तरीके से सोचना चाहिए था। सो दैट इज द स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, कि एकदम से इल्यूमिनेट हो गए, है ना, कि पता चल गया हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम से नहीं, ये पूरा प्रोसेस जो चला उसके बाद में इल्यूमिनेशन आया, फाइन। इल्यूमिनेशन के बाद में आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये कि जो आइडिया आपके पास में आया था वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन आपने ढूंढा वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसको हम टेस्ट करेंगे, उसको हम जज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कौन सा जॉब आपके लिए सुटेबल है, तो आपने बहुत रिसर्च करी एंड यू फाउंड फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने देखा कि जो डॉक्टर की जॉब है वो मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, वो मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है और मुझे इसी चीज़ को करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट भी यहीं आ रहा है, मेरा सारा मन भी यहीं पर ही लग रहा है और मेरा माइंड हर बार यही इसी तरफ जाता है जब मैं बाकी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई कि आपने सही सोचा है या नहीं सोचा, अप्रोप्रिएटनेस, है ना। तो उसके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जहाँ पर क्वेश्चंस का कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो आप अपने आप से भी सवाल पूछ सकते हो, है ना। आप अपने आप में ये चीज़ें देख सकते हो कि आपका, अब मान लो आपने क्वेश्चन पूछा, कोई भी अपने आप से क्वेश्चन पूछा और आंसर में आपको डॉक्टर ही मिले या डॉक्टर से ही रिलेटेड मिले, सो दैट इज समथिंग कि आपका आइडिया बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और आपकी प्रॉब्लम के साथ में यही वाला सॉल्यूशन बिल्कुल बेस्ट रहेगा, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले इस चैप्टर में, या फिर मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बताया था, हाँ इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि थिंकिंग कैसे की जाती है। जैसे जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होती है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने लिए सर्च करो कि भाई मेरे लिए कौन सा जॉब बेस्ट रहेगा, और आप ढूंढ रहे हो बहुत सारा आपने ढूंढा, फाइनली आप एक कंक्लूजन पर पहुंचे डॉक्टर। फिर आप अपने आप से पूछो कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, क्या क्या उसकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बेस्ट सुटेबल आंसर आपके उसी चॉइस के अंदर, उसी एक इंटरेस्ट के अंदर मिलता है, सो दैट मीन्स कि आपकी जो चॉइस थी, जो न्यू आइडिया था, दैट इज वेरीफाइड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। थोड़ा थोड़ा भी एक बेसिक ऊपर का क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि क्रिएटिव थिंकिंग इज समथिंग रियली वेरी क्रिएटिव एंड वेरी डिफरेंट, तो आपको आराम आराम से समझना है। एक बार वापस से पूरा रिकॉल करेंगे, ठीक है, हमने जो यहाँ पर पढ़ा है उसको वापस से एक बार पूरा रिकॉल करेंगे, आपको और डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी। फाइन, लुक, सो दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग, ओके, and creative thinking means original और unique idea, और यूनिक आइडिया, इसको हम न्यू आइडिया भी बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा सोचना जो पहले कभी नहीं सोचा गया। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट।
कन्वर्जेंट का मतलब होता है जहां पर क्वेश्चन कुछ भी हो उसका आंसर एक ही होगा। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन कुछ भी हो उसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, जब भी कोई न्यू आइडिया आपके पास में आता है, सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको उस एक एग्जांपल दूंगी। मान लो कोई एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने कोई एक टेक्नोलॉजी वो लेकर आया। फॉर एग्जाम्पल कौन सी टेक्नोलॉजी, चलो हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। अब मोबाइल फोन्स पहले तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, है ना। पहले क्या होता था, रेडियो चलता था, रेडियोज वगैरह से फिर टेलीविजन सेट्स वगैरह आना स्टार्ट हुए, कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हुए, फिर बहुत टाइम में मोबाइल्स वगैरह आना स्टार्ट होते हैं। ओके, सो ये इवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। बट मोबाइल फोन्स अपने आप में यूनिक आइडिया, अपने आप में एक बिल्कुल ओरिजिनल न्यू आइडिया। जस्ट सपोज देयर इज अ एक्स पर्सन जिसने मोबाइल फोन्स को इन्वेंट करने के बारे में सोचा होगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जहां पर लोग बहुत दूर भी हों तो भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब ऑब्वियस है कि सबसे पहले इसके माइंड में क्या आया, कोई एक आइडिया आया, कुछ एक एफर्ट उसने इनिशिएट किया। क्लियर, कुछ उसने इनिशिएट किया ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। लाइक दुनिया में जितने भी लोग थे उस टाइम पे, जैसे हम बात करें आज से 100 साल पहले की, ठीक है, तो उस एक टाइम पे दुनिया के अंदर जितने भी लोग थे वो सब कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ थिंकिंग सबके अंदर चल रही होगी, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया सब दे रहे होंगे। बट समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिव, जो कभी किसी ने नहीं सोचा, वो ये एक्स पर्सन सोच रहा था। इसे नहीं पता था कि ये कुछ क्रिएटिव सोच रहा है, बट ही वॉज थिंकिंग कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। तो इसके माइंड में आइडिया आया, है ना, कि मुझे जो है मोबाइल फोन्स बनाने चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने पूरा उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। दैट इज प्रेपरेशन स्टेज। प्रेपरेशन स्टेज का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भोपाल में हूं, आप दिल्ली में हो, तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, है ना, चिट्ठी विट्ठी लिखना पड़ता है, या फिर एसटीडी वगैरह। मतलब एसटीडी का कंसेप्ट से भी हम पहले की बिल्कुल बात करें, जब बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिट्ठी लिखी जाती थी, है ना, और कबूतर नहीं भेजता था, ठीक है, पोस्ट वगैरह जो है की जाती थी, तब की हम एक बात करें। ओके, सो अब उसने देखा कि भाई प्रॉब्लम ये है, कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, है ना। ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसने उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी। उसने कहा यार प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा होगा, एनालाइज किया होगा पूरी प्रॉब्लम को, क्या क्या वो कर सकता है, इसके लिए उसने ये सारी चीजें की होंगी। ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट वे हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में इसने सोचा होगा। बहुत कुछ इसने प्रिपेयर भी किया होगा, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट भी किया होगा, कैसे करना है, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके मन में सारी चीजें चल रही होंगी, थिंकिंग चल रही है अभी। ओके, इसमें हमने एक डिस्कस किया इंक्यूबेशन स्टेज के बारे में। ओके, इंक्यूबेशन स्टेज के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि बहुत बार एक ऐसा स्टेज हमारे साथ में आता है कि जब आप थिंकिंग कर रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है पता नहीं मेरा टास्क सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो बहुत बार हमारे मन में आता है ये काम हम करें या ना करें, है ना। तो ये एक स्टेज भी आता है। बट देन कम्स द स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, फिर कौन सी स्टेज आती है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब ये कि ये बेचारा बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, बहुत जो है सोच रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, एंड सडनली उसको, सडनली तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसे ही करते 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 उसके आइडिया में उसको कुछ एक ऐसी चीज़ें दिखती है कि हाँ यार ये कुछ हो सकता है, दिस इज समथिंग, कि ये सक्सेसफुल हो भी सकता है ना, और शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो चीज़ मुझे सक्सेस भी दिलवा दे। ओके, तो यहाँ आपके बिल्कुल चेंज होना कि यहाँ पर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, हेयर समथिंग यू गोस अप। ओके, और उसके बाद में जब वो न्यू आइडिया क्रिएट हो जाएगा, जब वो न्यू आइडिया बिल्कुल एग्जिस्ट कर जाएगा, लाइक इसने टेलीफोन्स के बारे में सोचा होगा, बनाया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, सारा सब कुछ इसने देखा, वो तो सक्सेसफुल हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है ना, कि मैंने जो सोचा था वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से लास्ट स्टेप कौन सी आएगी, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, वेरिफिकेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक सारा सब कुछ समझ में आया। सो ये स्टेजेस हैं। ओके, इसमें से अगर इसको छोड़ दो, ये प्रोसेस के अंदर हम ले रहे हैं, सो 1 2 3 4 आर दी स्टेजेस, जिन स्टेजेस के थ्रू क्या होता है, हम किसी भी तरह की क्रिएटिव थिंकिंग, किसी भी तरह के कोई न्यू आइडिया, न्यू सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं।
ओके और ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो हमको क्रिएटिव थिंकिंग करवाते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई आइडिया आपके मन में आया एकदम से आपका जो है मतलब बिल्कुल वो क्या बोलते हैं रोशनी आ गई आपके दिमाग में और कुछ नया आइडिया आ गया और आपने कहा हाँ ये लो आइडिया आ गया और मैं एक क्रिएटिव थिंकर हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो। जब आप स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते हो तो आप देखते हो कि हाँ अब जो है मतलब एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू मैंने ये एक चीज़ करी है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि जैसे हम एक पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं जिसने मोबाइल फोन्स इन्वेंट किए, तो उसके मन में एक दिन बस ऐसे ही आया होगा कि उसने जो है कुछ ऐसे सामान लिया, उसको पूरा मतलब साथ में मिलाया विलाया जोड़ा वोड़ा और एक मोबाइल फ़ोन बन गया। उसने कहा वाह देखो मैंने एक क्रिएटिव आइडिया किया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ये पूरी स्टेजेस के थ्रू वो गया होगा, ये पूरे प्रोसेसेस उसके साथ में हुए होंगे, तब जाके कुछ क्रिएटिव वो सोच पाया, तब जाके कुछ क्रिएटिव आइडिया जो है वो दे पाया जिसे हम आज सब यूज़ करते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट लाइक कि आप यहाँ थे और एकदम से बस आइडिया आया और आप ऊपर, नो मतलब ऊपर का मतलब कि बिल्कुल हाई लेवल की हाँ ओरिजिनल आइडिया आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर दी प्रोसेसेस जिन प्रोसेसेस के थ्रू आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो। क्लियर है यहाँ तक? इतने में तो कोई डाउट नहीं है, इतने अच्छे से समझ में आया ना, बेसिक बेसिक भी आया और जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए वो भी समझ में आया। एक बार और वापस से रिकॉल करते हैं फटाफट, ठीक है? सो वी हैव स्टार्टेड कि अभी बहुत टाइम से रिसर्चेस हो रही है ह्यूमन माइंड के ऊपर कि ह्यूमन माइंड ऑपरेट कैसे होता है। तो ह्यूमन माइंड में जो भी हम थिंकिंग करते हैं इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपके मन में कोई एक आइडिया आया और बस आपने उसी को जो है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। देयर इज अ प्रोसेस। प्रोसेस में पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि आप कुछ इनिशिएट करते हो, है ना, कुछ एक एफर्ट आप दिखाते हो कि हाँ मुझे इस वे में इस एक फील्ड के अंदर सोचना है। हर एक पर्सन के सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, हर एक पर्सन कुछ अलग नहीं सोचना चाहता, बट देयर आर दी पीपल जो हमेशा कुछ न्यू आइडिया कुछ न्यू सॉल्यूशन चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ओके तो ये जो प्रोसेस है क्रिएटिव, और जो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ साइंटिस्ट ही होंगे या वो किसी तरह के कोई आर्टिस्ट ही होंगे। नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो डू दैट। जो प्रोसेस है क्रिएटिव थिंकिंग का वो प्रिपरेशन स्टेज के साथ में स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमको प्रॉब्लम को समझना है, एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद में प्रॉब्लम को समझने के लिए क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको समझ पाएंगे। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है तो आप कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाओगे। आपको ज़बरदस्ती तो बोला नहीं गया, आपने खुद से क्रिएटिव सोचने के बारे में जो है स्टेप लिया है। ओके तो उसमें आपको क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट शो करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर आप डाइवर्जेंटली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ऑल्टरनेटिव आइडियाज बनाने कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो कि और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या एक चीज़ हो सकती है, क्या मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, है ना, तो प्रॉब्लम को सोचने के ख्याल हमारे मन में आने लग जाते हैं। बट रिसर्चेस ये भी दिखाती हैं कि क्रिएटिव आइडियाज जो होते हैं वो मतलब जो है इमीडिएटली इंक्यूबेशन के टाइम पर ही नहीं होते कि आप जब सोच रहे थे फेलियर के बारे में तभी एकदम से कुछ आपको जो है मतलब याद आ गया कि नहीं नहीं ये हो सकता था और मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ठीक है। दे डू नॉट ऑकर इमीडिएटली ड्यूरिंग इंक्यूबेशन व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग बट द प्रॉब्लम अबाउट द प्रॉब्लम बट सीकिंग रिलैक्सेशन फ्रॉम कॉन्शियस एफर्ट्स। ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो मैंने आपको बताया था वो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि दे में ऑकर और स्ट्राइक व्हेन अ पर्सन इज डूइंग समथिंग एल्स। तो इंक्यूबेशन के आइडियाज इस एक टाइम पर आ सकते हैं जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, नहा रहे हो, है ना, ऐसे टाइम पर। इंक्यूबेशन के बाद में जो स्टेज आती है वो एलिमिनेशन होती है कि आप जो है एसोसिएट कर पाते हो जो भी आइडियाज आप सोच रहे थे, जो भी अब तक आपकी थिंकिंग चल रही थी, आप उसको कुछ क्रिएटिव के साथ में एसोसिएट कर पाते हो। तब आप खुश होते हो कि हाँ अब जो मेरा आइडिया था वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। एंड लास्टली आप क्या करते हो, अपने उस आइडिया को वेरीफाई करते हो कि ये अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। अगर वो अप्रोप्रिएट होता है तो आपका आइडिया क्रिएटिव आइडिया जो है वो साबित हो जाता है। क्लियर? सो क्रिएटिव आइडिया, ओरिजिनल आइडिया, न्यू आइडिया जब आप लेकर आते हो तो हमेशा उसमें कुछ एक प्रोसेस होता है जिन प्रोसेसेस के थ्रू आप सोचते हो। और जब भी आप इन प्रोसेसेस के थ्रू सोचते हो तो हमेशा आपको कुछ एक नई चीज़ देखने को मिलती है। सोचते सब है ना, थिंकिंग सबके अंदर चलती है, बट क्रिएटिव सिर्फ कुछ ही लोग सोचते हैं। तो जो क्रिएटिव सोचते हैं वो डाइवर्जेंटली सोचते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स को, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कंसिडर करते हुए सोचते हैं। इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग भी वो लोग करते हैं, अप्रोप्रिएटनेस को वो लोग देखते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अभी आया यहाँ तक क्लियर? अभी यहाँ तक समझ में आया? इतने में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो इसी क्रिएटिव थिंकिंग को और हम आगे कंटिन्यू करेंगे
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं और यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आप एक बार अच्छे से रीड करो चैप्टर के अंदर, कोई डाउट आपको आता है तो मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में, और तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में जानेंगे, और जैसे जैसे आप चैप्टर को समझते जाओगे आपको सारे टॉपिक्स अपने आप समझ में आने लगेंगे। आप सोचो मैं पहले का छोड़ दूँ अभी वाला पढ़ लूँ तो वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। यहाँ भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें समझनी है, नहीं तो आपको भी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको लगता है कि आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंस में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो बहुत छोटा बहुत सिंपल सा काम है। आपको जाना है गूगल पे और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करते हो ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CUET, JEE, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सारी क्लासेस मिलेंगी। तो जो भी कोर्स या क्लास आपको स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक कर देना। क्लास या कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगे, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड चैप्टर्स आ जाएंगे। जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अगेन वहाँ भी सभी के आगे आपको वॉच नाउ मिल जाएगा। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये आपका वीडियो ओपन। अब बढ़िया यहाँ पर पढ़ाई करो, नोट्स वगैरह बनाओ। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। आप बहुत इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेमेंट, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई कूपन भी नहीं खरीदना होता। सो फ्री में सारा सब कुछ मिलता है, और क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब जल्दी से वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।